नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बैंक के बारे में। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, तो खुद मुझे ही अच्छा लगता है क्योंकि बैंक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जो पैरामीटर्स देखकर ही आपको पता चलेगा कि उस बैंक का हालत अभी कौन-सा दिशा में है। उस बैंक का अभी फिजिकली किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मैं आज बात करूँगा एक पीएसयू बैंक के बारे में। तो पीएसयू मतलब आप सभी जानते हैं एक गवर्नमेंट कम मतलब बैंक है। मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है और आज जिस कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड के शिकार हुए, वो है इस पीएसयू बैंक। तो फ्रॉड के शिकार मतलब बहुत सारे लोन लिया गया इस बैंक के माध्यम से और वो लोन डिफ़ॉल्ट करके चला गया। जिसमें आप बहुत सारे लोगों का नाम है। आप मुझे कमेंट करके बताइए उस लोगों का नाम कौन-सा है, जिन्होंने पीएनबी इस बैंक के ऊपर फ्रॉड किया है। तो मेरे वीडियो आप देखते रहते हैं तो इस कमेंट का आंसर आपके पास ज़रूर रहेगा क्योंकि पीएनबी के ऊपर बहुत सारे मतलब फ्रॉड केस किया गया है। तो इसीलिए पीएनबी का हालत आज बहुत खराब जगह पे आ चुके हैं। देखिए गवर्नमेंट आज 3-3 करके बैंक एक साथ डी मतलब मार्ज क्यों किया है? इसके कारण है पीएसयू बैंक चलाना में मतलब ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है क्योंकि लगातार पीएसयू बैंक में जितने सारे लोन दिया जा रहा है वो डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है। देखिए गवर्नमेंट में यही सबसे बड़ा वीकनेस है। वो लोन तो बाँटते हैं, मतलब खुल के लोन बाँट देते हैं, मगर वो लोन उठा नहीं पाते। तो यही सबसे बड़ा गलती कर लेते हैं पीएसयू बैंक। तो आज मैं पीएनबी के बारे में बात करूँगा, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया खुद का रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ, वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनीज़ के ऊपर किस तरीके से मतलब परफॉर्मेंस हुआ है और फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो सकता है। तो चलो मैं एक-एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं दोनों रिज़ल्ट एक साथ दिया गया है और जो रिज़ल्ट है वो लाखों में है। तो देखिए यहाँ पे दोनों रिज़ल्ट मतलब एक है आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन जो रिज़ल्ट होते हैं वो भी आपके सामने ही है और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट वो भी आपके साथ है। तो टोटल मैं डिटेल से आपके सामने डिस्कस करूँगा। थोड़ा-सा आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, आप इसे ध्यान से देखना क्योंकि जो लिखा गया है वो छोटा-सा है। मैं आपको ज़ूम कर दूँगा तो बाकी डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले टोटल इनकम, तो कंपनीज़ का इनकम कहाँ से आता है? बैंकिंग का इनकम कहाँ से आता है? इंटरेस्ट से आते हैं, इन्वेस्टमेंट से आते हैं और आरबीआई से जो उसका मतलब बोनस बैलेंस इंटरेस्ट बैलेंस मिलता है, वो भी बैंकिंग के लिए इनकम है। तो अदर्स इनकम भी है। तो सारे इनकम को जोड़कर कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ, तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 23,000 सॉरी मैं एक बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सॉरी 23 लैक्स 209 सॉरी 29,000 तो 23 लैक्स 29,000 का टोटल यहाँ पे इनकम हुआ। तो इस बार इनकम जितना हुआ, पिछले बार से इनकम ज़्यादा हुआ क्योंकि पिछले बार था 1,52,000 मैं आपको एक अप्रॉक्सिमेटली बता रहा हूँ। पिछले सालों में क्या था? पिछले सालों में था 21,59,000 तो इसका मतलब इनकम का जो रेशियोज़ है, वो आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिला इस बार। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस के बारी, तो कंपनी ने जो एक्सपेंस किया, तो वो एक्सपेंडिचर भी आपको देखना चाहिए। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने जो एक्सपेंस किया, इस कॉलम को आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कंपनी का एक्सपेंस हुआ, यहाँ पे 17 लैक्स 78,000 पिछले बार था, यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले बार था 16 लैक्स 20,000 और पिछले सालों में क्या था 17 लैक्स 46,000 इसका मतलब कंपनी ने इनकम जिस तरीके से किया, उसके बेसिस से कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंस को भी मेंटेन में रखे हुए हैं। तो यही सबसे खासियत है इस कंपनी का इस बार हुआ है, तो कंपनी ने इनकम को मेंटेन किया। अभी देखना है कंपनी का टैक्स पे करने के बाद टोटल कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया। तो कंपनीज़ की जो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं,
नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड दिखाने से पहले मैं जो चीज़ आपको दिखाऊँगा वो है प्रोविज़न, जो बहुत इम्पोर्टेंस है कोई भी कंपनीज़ के लिए। तो प्रोविज़न का जो डेटा है, मैं इस डेटा को आपके सामने दिखा दूँ, तो आपको जो डेटा दिखेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो डेटा दिख रहा है, ये डेटा आपको देखना पड़ेगा। तो प्रोविज़न देखिए कंपनी ने कम नहीं कर पाया। पिछले सालों में कम था, 30,24,000 था और इस बार कंपनी बन चुके हैं 4,88,000 और पिछले क्वार्टर में कितना था 4,76,000। इसका मतलब कंपनी प्रोविजन को कम नहीं कर पाया। तो प्रोविजन क्या है? मान के चलिए बैंक ने लोन लिया, सॉरी बैंक ने लोन बांटा और मान के चलिए बैंक ने 100 करोड़ का लोन बांटा। तो 100 करोड़ तो बांट दिया, तो 100 करोड़ से मान के चलिए बैंक ने 70 करोड़ का लोन उठा पाए, बाकी 30 करोड़ लोन वो डिफॉल्ट हो गया। तो इसका मतलब बैंक का 30 करोड़ का लॉस है लोन के बांटने के हिसाब से। क्योंकि देखिए जो लोन बांटे हैं वो लोन, जितने सारे लोग बैंक के ऊपर पैसे रखे हैं सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में, एफडी में, उसी पैसे से बांटा गया। तो ये बैंक के लिए डबल खर्चा है, क्योंकि उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, और जो पेमेंट नहीं दिया वो भी बैंकिंग के लिए एक एक्सपेंस बन गया, एक मतलब प्रोविजन बन गया। तो यही प्रोविजन जितना कम रहेगा उतना ही खास है। तो कंपनी का प्रोविजन जो है वो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का जो फिगर है, पिछली बार ज़्यादा प्रॉफिट था। अगर मैं इसको लाखों में, करोड़ में कन्वर्ट कर दूँ, करीबन 1200 करोड़ का प्रॉफिट था, 1200 करोड़। और इस बार कितना का प्रॉफिट बना? ओनली ओनली 363 करोड़। तो कंपनी अराउंड अराउंड 63%, आपको मैं कहूँ तो 63% का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस। तो सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट डाउन कंपनी कर चुके हैं। पिछले बार कितना था? पिछले बार था 304 करोड़। तो मैं एक बार फिर से लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे इस बार का प्रॉफिट हुआ 363 करोड़ और पिछले बार हुआ था 304 करोड़, पिछले साल में था 1200 करोड़। तो सोचिए 63% प्रॉफिट डाउन, मतलब सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। और इसका प्रॉफिट डाउन होने का कारण तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका प्रोविजन ज़्यादा है। और भी ज़्यादा क्या है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो है कंपनी का एनपीए। नेट एनपीए के बारे में बात करूँ तो आप एनपीए के जो परसेंटेज है वो आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी एनपीए को थोड़ा सा कम किया, पिछली बार 5.49 था, पिछले क्वार्टर में 4.28 था, इस बार 3.80 है। तो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम होगा, जो एसेट कंपनी के लिए परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, वो जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा। तो ये जो एसेट है वो इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग के लिए जो इस बार का रिजल्ट है, बहुत बड़ा वीकनेस देखने को मिला। तो बैंकिंग के देखिए और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़ूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, जो चीज़ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा। देखिए बैंक जो रेवेन्यूज़ कमाया, वो कहाँ-कहाँ से आया? देखिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में देखा जाए तो डोमेस्टिक में कितना हुआ? तो डोमेस्टिक में मतलब मान के चलिए इंडियाज़ में जितने सारे इन्वेस्टर हैं, कितने सारे लोगों ने पैसा बैंक में रखा, तो उनके हिसाब से कंपनीज़ का इस बार का जो परफॉर्मेंस हुआ, मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँ, तो 22,573। तो पिछले बार कितना था? 21,035। पिछले सालों में कितना था? 21,148। तो इस बार कंपनीज़ का जो फिगर आउट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी ने अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। तो सारे कुछ मतलब सारी चीज़ आपके सामने डिस्कस किया हुआ हूँ। तो कंपनीज़ के ईयर ऑफ ईयर बेसिस कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ, कुछ रेशियोज़ आपको दिखा दूँ, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एनपीए, तो एनपीए कंपनी का बहुत ज़्यादा है। अगर कोई प्राइवेट बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के 60.60% के आसपास एनपीए देखने को मिलता है और यहाँ पे तो कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी चलो ठीक-ठाक है। कंपनीज़ के रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही उतना खास नहीं है। रिटर्न एसेट भी उतना ज़्यादा नहीं है। सीआर परसेंटेज भी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि 9% के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 14.5% है। आप कहेंगे सर ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल, फिर भी 18% के ऊपर होता तो अच्छा होता।
तो अभी कंपनीज़ के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, इस कंपनीज़ के ऊपर क्या करना चाहिए बोलने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, रिटेल निवेशक इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करता है क्योंकि कंपनी लगातार गिरते गए। आज वो कंपनी ₹30 के आस-पास ट्रेड कर रहा है, 30 टू ₹40 के आस-पास। क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से इस कंपनी का डेटा देखेंगे, तो देखिए, कंपनी डाउन ट्रेंड में है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर रहना है, तो आप एक बार रिसर्च करिए क्योंकि मैं इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। और जो टोटल वीडियोज़ है, वो आपको एजुकेशन पर्पज़ में दिया गया है, तो उस बेसिस से आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।